हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया ईएसआर में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम ईएसआर खत्म कर देंगे। वैसे तो हमने ज़्यादातर रिएक्शन ईएसआर की देख ली है, लेकिन दो चार रिएक्शन है जो कि एनसीईआरटी में है और इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है, उनसे नीट में क्वेश्चन भी आए हैं, है ना। तो वो हम यहाँ पर आज देख लेते हैं। और इससे पहले हम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट खत्म कर चुके हैं। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट ईएसआर के अलावा एनएसआर रिएक्शन भी देता है, वो हमने यहीं पर पढ़ ली है। हालांकि एनएसआर को वापस से आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो भैया देखो जरा स्टार्ट करते हैं। कुछ और रिएक्शन है ना, यहीं से अपनी बात मैं शुरू करूंगा। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ईएसआर। देखो जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कुछ अलग एग्जांपल्स जो है हम देखेंगे। सबसे पहली रिएक्शन यहां पर है भैया कोल्बे श्मिट रिएक्शन। कोल्बे श्मिट रिएक्शन, ठीक है। देखो बहुत ही आसान सा काम है कोल्बे श्मिट रिएक्शन का, है ना। हमें क्या करना है भैया, फिनॉल है और फिनॉल की रिएक्शन जो है वो हमें करवानी है CO2 के साथ। रिएक्शन होगी NaOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो एक कंपाउंड यहां पर बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस कंपाउंड से हम दूसरे बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है ना, अब देखो रिएक्शन कैसे चलती है, वो ईएसआर मैकेनिज्म होगी, है ना। बहुत ही आसान सा काम है। यहाँ NaOH जो है ना, वो एक तरीके से कैटलिस्ट का काम करता है और ये एक तरीके से रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। देखो कैसे करेगा इंक्रीज, हमें पता है कि सबसे पहले तो कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस। फिनॉल जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करता है और फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन करके जो क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। और हमें यह पता है कि फिनॉक्साइड आयन का +M इफेक्ट जो है वो OH से क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये जो है ना ऑक्सीजन O- का +M इफेक्ट OH से ज्यादा होगा। +M की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इंक्रीज होगी तो अब हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, यहाँ पर CO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है। मैंने तुम्हें बता रखा है कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में जब पाई बॉन्ड होता है तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो किसकी तरह काम करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो यहां से ये जो है वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको जो है वो देगा। और जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसको दिए तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आई भैया जी, ये O- फिनॉक्साइड आयन है ना। और यहां पर आएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, जैसे ही कार्बन को मिले इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गए। तो ये O और ये O-, ये कंडीशन आई, ठीक है ना। और इस कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा, यहां पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। और भाई यहां पर जो है वो एक क्या है, हाइड्रोजन भी है। तो नेक्स्ट स्टेप में वही एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से जो इसमें रेजोनेंस ये स्टेबलाइज्ड होगा। तो चाहो तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर, और H+ क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और H+ फ्री हुआ, अच्छा इसको जो है वो ये क्या करेगा, लोन पेयर दे देगा, H+ फ्री होगा। और ये आया भैया हमारे पास OH और ये आया CO और ये OH, ठीक है, या O-, ये कंडीशन आई। और क्योंकि हमारे पास जो है वो यहाँ पर H+ फ्री हो रहा है, वाटर भी होता है, प्रेजेंस होती है वाटर की। तो यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा वापस से। मैंने एक दो स्टेप बीच में से हटा दिया क्योंकि ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर जो है सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ONA बनेगा और फिर ONA से वापस से जो रिएक्शन होगी OH बनेगा। तो ये इस तरीके से रिएक्शन हुई। मेन तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन कौन सी है, ESR रिएक्शन है। अब भैया ये बना सैलिसिलिक एसिड। ये जो सैलिसिलिक एसिड होता है इसको हम अलग अलग तरह के कंपाउंड को प्रिपेयर करने के काम में ले सकते हैं। जैसे एक बहुत ही आसान सा काम है ना, और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। जैसे ये सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन जो है वो सैलिसिलिक एसिड की सबसे पहले आप करवाओ भैया एसिटिल क्लोराइड के साथ, CH3COCl ले सकते हो, या यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो। इन दोनों में से आप कोई भी काम में ले लो, है ना। सेम तरीके से रिएक्शन होगी, यहाँ से तो जाएगा H और यहाँ से जाएगा भैया Cl, है ना। और अगर मान लो यहाँ पर जो है वो आप एनहाइड्राइड काम में लेते हो तो यहाँ से ये वाला पूरा ग्रुप जो है ना वो बाहर चला जाएगा, ये जो है वो एसिटिक एसिड के फॉर्म में बाहर चला जाएगा। यहाँ से HCl गया, यहाँ से एसिटिक एसिड गया, और बाकी पूरा ग्रुप जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। ये इसका एसाइलेशन है, CO CH3 और ये COOH, ये कंपाउंड हमारे पास बनता है। और भैया ये जो कंपाउंड है ना, इसका कॉमन नेम आपको ध्यान में रखना है, ये है एस्प्रिन। एस्प्रिन, और ये एक दवाई होती है, एक ड्रग होती है एंटीपायरेटिक।
एंटीपायरेटिक। बुखार में ये दवाई काम में आती है ना। और नाम भी इसका ध्यान में रखना है, इसका नाम है भैया 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भैया जी, ये जो ग्रुप है इसको हमने बोला है एसिटॉक्सी, ठीक है ना। और जब रिएक्शन करवाते हैं हम सैलिसिलिक एसिड की किसके साथ, एसिडिल क्लोराइड, या फिर आप रिएक्शन करवा दो किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो बनता है क्या, एस्प्रिन। एक एंटीपायरेटिक ड्रग होती है। नेक्स्ट स्टेप में देखो जरा कि यही जो है वो अगर आप यहाँ पर रिएक्शन करवा देते हो किसी अल्कोहल के साथ, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर रिएक्शन करवाई भैया CH3OH के साथ। अब अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी तो अल्कोहल के साथ ये कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेगा, और ये रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे, ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन है। बहुत ही आसान सा काम है। यहां से तो OH और यहां से जो है वो चला गया H, तो एस्टरिफिकेशन होगा, ये OH एज इट इज रहेगा, और ये जो है वो अपने पास आएगा OCH3, ठीक है। इसका नाम होता है भैया मिथाइल सैलिसिलेट, ठीक है, मिथाइल सैलिसिलेट। या इसका एक नाम और होता है, इसको हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और ये क्या काम में आता है, तो भाई मिथाइल सैलिसिलेट जो है ना, ये आप ये कहो कि जो भी अपने पास बाम वगैरह होती है ना, जैसे झंडू बाम हो गई है ना, या यूँ कहो कि जैसे एक वो दवाई आती है मूव, हाय मेरी कमर, है ना, वो मूव का ऐड आता है, या यूँ कहो एक वॉलिनी नाम से दवाई आती है। तो ये जितने भी दर्द वाली चीज़ें, दर्द होने पर जो है वो हमारे दर्द होता है कहीं पर तो ऊपर लगाते हैं ना, दर्द होने पर मसाज करते हैं, तो उनका एक मेन कंपोनेंट होता है, दर्द में काम में आ सकता है ना। एक वो खुआड़े वालों तेल आवा ना, खुआड़े छाप तेल, आपने मारवाड़ी का मैं बोलिया करे खुआड़े छाप तेल, कोई राख को ना ले रहा है ना, 30 शीशी आवे की, तो उन सब का जो है मेन कंपोनेंट होता है ये क्या, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, है ना। इसके अलावा जो है वो ये पेस्टिसाइड की तरह भी काम कर सकता है, इसको हम पेस्टिसाइड बनाने में काम में लेते हैं। फिर एक और होता है रिएक्शन फिनॉल के साथ करवा दो, सेम ऐसे ही रिएक्शन होगी, और ऐसे ही रिएक्शन होगी तो यहाँ पर आएगा हमारे पास OH और यहाँ पर CO, और यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं फिनाइल सैलिसिलेट, सैलिसिलेट। और ये सेलोल होता है, और ये एक एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक। जैसे डेटॉल होता है ना, वैसे ही सेलोल भी एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है ना। दोनों अलग अलग चीज़ें, डेटोल तो अलग होता है, ऑर्थोजाइनिलोन और ट्रिपिनियोल का मिक्सचर होता है, ये जो है वो सेलोल अपने पास एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। हालांकि अभी तो जो आपके केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ वाला टॉपिक हटा दिया है तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये एस्प्रिन वाला ध्यान में रखना आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये है कि अपने पास कोल्बे स्मिथ रिएक्शन, आसान सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक रिएक्शन अभी है NCERT की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है राइमर-टिमान रिएक्शन। देखिएगा, हाँ जी, देखो आसान सा काम है भाई, राइमर-टिमान रिएक्शन। ठीक है, देखो NCERT की रिएक्शन है, आपको मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी, अल्कोहल ईथर फिनॉल वाले चैप्टर में आपको ये रिएक्शन मिलेगी। देखो क्या होता है ना, ये फिनॉल है, ठीक, और फिनॉल की रिएक्शन आपको करवानी है CHCl3, और ये है NaOH के साथ, NaOH या फिर KOH भी हो सकता है, KOH आपको लिखा हुआ ज़्यादा मिलता है। रिएक्शन जो होगी जब होगी तो बिल्कुल इसी तरीके से रिएक्शन होगी, है ना, और यहाँ पर बनेगा ये वाला कंपाउंड, और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, ये कंपाउंड बनता है। अभी जो है वो क्या बना था, सैलिसिलिक एसिड बना था, अब क्या बनेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा। रिएक्शन की मैकेनिज्म में एक दो पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो मैकेनिज्म क्या है, आसान सा काम है भैया मैकेनिज्म का, कि सबसे पहले जो है वो हमें यहाँ पर क्या ले रखा है, हमने क्लोरोफॉर्म ले रखा है। रिएक्शन हमने KOH के साथ करवाई है, तो हमें पता है सबसे पहले तो कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन सबसे पहले होती है। ये क्या है, ये बेस, और ये वाला हाइड्रोजन क्या है, ये है भैया एसिडिक हाइड्रोजन, है ना। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, क्या बनेगा,
सॉल्ट बनेगा, या यूं कहो ये बना हमारे पास क्या, कॉन्जुगेटेड बेस। नेक्स्ट स्टेप में वापस से यहां से क्या होगा ना, एक और Cl बाहर होगा, ये Cl बाहर हुआ, और जैसे ही Cl बाहर हुआ तो हमारे पास यहाँ पर Cl और ये Cl एक कंपाउंड बनेगा भैया। यहाँ पर जो क्या बचा, लोन पेयर। देखो ये तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और यहाँ पर जो एक नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लोन पेयर बच गया। तो यहाँ डाइक्लोरो कार्बिन, और ये डाइक्लोरोकार्बिन ही क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन में। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है एक बार, है ना, कि राइमर टिमार रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कौन करता है, तो डाइक्लोरोकार्बिन इज इलेक्ट्रोफाइल ऑफ राइमर टिमार रिएक्शन। 2 तरीके की होती है कार्बिन, एक सिंगलेट होती है, एक ट्रिपलेट होती है, ये मैंने पहले बताया हुआ है। ट्रिपलेट कार्बिन क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पर पहले तो ट्रिपलेट कार्बिन ही बनती है, लेकिन जब रिएक्शन चलती है आगे चलेगी, जब ये अटैक करेगा तो ट्रिपलेट कार्बिन जो है वो सिंगलेट में कन्वर्ट होगी, इसके बाद में आगे रिएक्शन चलेगी। इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाने की अपन को आवश्यकता नहीं है। तो आप देखो ज़रा कि अटैक कैसे होगा। ये हमारे पास फिनॉल, हमें पता है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है। तो अब ये कार्बिन है, ये Cl, ये Cl। ध्यान दो ज़रा, ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों, आप कहोगे कि सर कार्बिन पर तो लोन पेयर है, और लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर वाले तो सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। लेकिन हमारा कार्बिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों है, क्योंकि भैया 2 2 4 2 6 आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट क्या है इसका, इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के कारण ये क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्लियर है बात। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो है वो क्या करेगा भैया, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इसको देगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको दिए तो यहाँ आएगा क्या, OH, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर जुड़ेगा C, और ये Cl, ये Cl। ठीक है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल थे ना, तो और वैकेंट ऑर्बिटल में इसने जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिए, और ये इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भैया, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, वही एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स है ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है वो बना, और ये रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस से स्टेबल होता है। नेक्स्ट स्टेप में ये अपनी और एरोमेटिसिटी को वापस से क्या करेगा, गेन करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे, और इसने क्या कर दिया भैया, H+ को लोन पेयर दे दिया। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जो है वो जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये जो है वो फिनॉल जो है वो वास्तव में फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में रहता है। तो इसको जो है मैं फिनॉक्साइड आयन के फॉर्म में ही बना देता हूँ, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन तो यहाँ पर भी होगी ना। तो फिनॉक्साइड आयन, और इसने इसको लोन पेयर दिया, जैसे ही लोन पेयर दिया तो हमारे पास कंडीशन ऐसी आ गई, ये तो देखो एरोमेटिसिटी गेन कर ली इसने, यहाँ आया CH, और ये Cl, और ये Cl। क्लियर है बात। अब आगे जो है वो मीडियम हमारे पास कैसा है, यहाँ पर बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम में आगे जो है वो इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, H2OH- की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होगा। तो देखो जरा कि ये H और ये OH, ये H और ये OH सेम टू सेम, इसका भी प्रोटोनेशन होगा। तो मैं एक साथ ही रिएक्शन लिख रहा हूँ, है ना, बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो CH, और ये आया OH, और ये OH, एक ही कार्बन पर 2 OH है, तो ये क्या है, अनस्टेबल कंडीशन है, और अनस्टेबल कंडीशन है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, तो फाइनली जो इस तरीके से रिएक्शन होती है, और ये बना CHO, सैलिसिल एल्डिहाइड। और एनसीईआरटी की रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ध्यान में रखना है, याद रखनी है चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल है अपने पास कौन, डाइक्लोरोकार्बिन, है ना। तो पूछ ले कि भाई जो है वो राइमर टिमार रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, या राइमर टिमार रिएक्शन में जो है वो अटैकिंग स्पीसी कौन होती है, तो वो होती है डाइक्लोरोकार्बिन। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। देखो 1-2 रिएक्शन और है राइमर टिमार रिएक्शन के बाद में। एक है हमारे पास गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, और एक रिएक्शन है भैया जी गाटरमान कोच रिएक्शन, है ना। बस ये 3-4 एग्जाम्पल है। फिर जो है वो अलग हमारे पास ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो गया, DDT फॉर्मेशन हो गया, फिनोफ्थलीन हो गया, ये कुछ और अलग एग्जाम्पल है, ये भी हम सारे यही निपटा लेंगे। एनसीईआरटी की एक भी रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक में हम कहीं पर भी कोई रिएक्शन स्किप नहीं करेंगे, है ना। हाँ तो भैया देखो जरा कि नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ना अपने पास, ये है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये 2 रिएक्शन है एक्चुअल में, ठीक है। एक तो है गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, और एक रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। यहां से तो क्वेश्चन आया हुआ भी है गाटरमान कोच रिएक्शन से, बस दोनों में जो वो रिएजेंट अलग है, बनना दोनों में प्रोडक्ट भी सेम ही है। गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस में देखो क्या है कि भाई बेंजीन है ना,
रिएक्शन बेंजीन की करवानी है हमें HCN साथ में HCl के साथ। पहले रिएक्शन इसके साथ, सेकंड स्टेप में इसका हम करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस। ठीक, और यहां पर गाटरमान कोच रिएक्शन में बेंजीन है, रिएक्शन हम इसकी करवाते हैं CO प्लस HCl के साथ। ठीक है, और दोनों में जो है वो एक ही प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट जो है वो है बेंज एल्डिहाइड। ये लो जी, यहां पर भी प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, बेंज एल्डिहाइड बनेगा, दोनों में प्रोडक्ट क्या है, सेम है। अब रिएक्शन जो है वो कैसे चली, मेन चीज रिएक्शन, क्योंकि ESR का ही एग्जाम्पल है तो बार बार हमें रिएक्शन की मैकेनिज्म तो लिखनी नहीं कि बस ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, हमें तो ये समझना है। तो आप समझो कि सबसे पहले HCN है ना, HCN हमारे पास ये है, एसिड होता है एक, HCl से आपको क्या मिलेगा, H+, तो ये जो है वो नाइट्रोजन इसको लोन पेयर देगा। जैसे ही नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, थोड़ा कम स्टेबल है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर शिफ्ट हुए। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड और ये NH, कार्बन पर चार्ज कैसा आया, पॉजिटिव, खत्म बात। अब ये क्या करेगा, ये ही अपना इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये बेंजीन पर अटैक करेगा, और बेंजीन पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा, हमारे पास इमीन बनेंगे एक तरीके से, CH डबल बॉन्ड और ये NH। तो यहां तक की तो रिएक्शन हुई है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवा दिया। तो आगे जो है वो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन और ये H2, तो NH3 यहां से एक तो क्या हो गई, बाहर हो गई, और साथ में जो है यहाँ पर बेंजोएल्डिहाइड मिला। ये रिएक्शन है, इसको तो हम बोलते हैं गाटरमान एल्डिहाइड सिंथेसिस, सिंपल सा काम है। सेकंड स्टेप में यहां पर गाटरमान कोच रिएक्शन में क्या होता है, CO प्लस HCl होता है। हमें तो ये समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ, बहुत ही आसान सा काम है। देखो HCl है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो सबसे पहले जो है वो बस पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दो, तो एक तो हमारे पास बना H और यहाँ आया CO और ये Cl, ये कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। और इसको जो है वो आप फॉर्मिल क्लोराइड बोल सकते हो, और ये वैसे अनस्टेबल होता है, एसिटिल क्लोराइड स्टेबल होता है, फॉर्मिल क्लोराइड अनस्टेबल होता है। आगे आपने देखो यहाँ पर जो क्या है, रिएक्शन होती है AlCl3 की प्रेजेंस में, जो कि क्या होता है, लुईस एसिड होता है। तो AlCl3 की प्रेजेंस में वही बात, अब भैया यहाँ से जो ये क्या बना, AlCl4 माइनस, और पीछे जो है वो हमें ये वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर मिलता है, और ये ही इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, बेंज एल्डिहाइड। ये लो जी, ये दो रिएक्शन है ना। तो मेरे ख्याल से ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई होगी। तो भैया ये है सारी की सारी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन है ना, सारी की सारी ESR की ही एग्जाम्पल है। एक दो रिएक्शन जो है वो और देख लेते हैं, फिर ESR तो खत्म हो जाएगा। देखो, एक है भैया फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थलीन एंड फॉर्मेशन ऑफ DDT। DDT तो समझते हो ना, पेस्टिसाइड होता है, ठीक है। देखो हाँ जी भैया, ऐसा है कि नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फिनोफ्थलीन। ठीक है, फिनोफ्थलीन क्या होता है, फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है जो कि हम एसिड बेस रिएक्शन में काम में लेते हैं, टाइट्रेशन में काम में लेते हैं। बहुत ही आसान सा काम है। एक कंपाउंड है भैया अपने पास, ये थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, और H2SO4 की प्रेजेंस में आपको इस कंपाउंड की रिएक्शन करवानी है, किसके साथ, फिनॉल के साथ। ठीक, ये फिनॉल के दो मॉलिक्यूल काम में आएंगे। रिएक्शन वही ESR है, मैकेनिज्म लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली ध्यान में रखना है। यहां से जो क्या बाहर हुआ, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा तो यहां पर कंपाउंड मिलेगा भैया एक, ये वाला जो कंपाउंड है ना, इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं फिनोफ्थलीन। ठीक है, इसी कंपाउंड का नाम है फिनोफ्थलीन। ठीक, और ये जो है वो एक क्या होता है, इंडिकेटर होता है। एक है फॉर्मेशन ऑफ DDT। देखो जी कि भाई DDT का फॉर्मेशन जो है वो कैसे होता है। DDT तो समझते हो है ना, वैसे इसका पूरा नाम अभी मैं बता दूंगा, सेम टू सेम ऐसे ही जो है वो एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरल। ये Cl है, Cl है, Cl है, और ये CHO, इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है क्लोरल।
है ना। और इस कंपाउंड की रिएक्शन आपको करवानी होती है वही क्लोरोबेंजीन के साथ, ये क्लोरोबेंजीन और ये है क्लोरोबेंजीन, ये H ये H, ठीक। रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पर जो है वो H2SO4 की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी, सेम ऐसी रिएक्शन होगी, है ना। ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हुआ, H2O बाहर हुआ। ये क्वेश्चन जो है वो मैं बता देता हूँ भैया, एक बार नीट में आया हुआ है DDT से, क्योंकि एनसीईआरटी में ये चीज़ मेंशन है। तो यहाँ से जो है वो रिएक्शन हुई तो ये बना भैया क्लोरोबेंजीन, और ये दूसरा क्लोरोबेंजीन यहाँ ऐसे जुड़ेगा और यहाँ आया क्या H, ठीक है। ये ही कंपाउंड क्या होता है, DDT होता है, ये एक पेस्टिसाइड होता है, ठीक है। जैसे अपने गांव में मारवाड़ी में बोलते हैं ना फाकाड़ी दुआई, है ना, फाकाड़ी दुआई गिरा कर, हाँ कीड़ा मकोड़ा का ऊपर, है ना, तो फाकाड़ी दुआई होया, ठीक है ना। अब आप समझो जरा कि ये जो DDT है ना, नाम क्या है इसका, इसका नाम है भैया डाइक्लोरो डाइफिनाइल और फिर ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका पूरा नाम है, ये भी ध्यान में रखना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। तो भाई देखो ESR के तो सारे एग्जाम्पल जो है वो हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब एनसीईआरटी की एक रिएक्शन है, हम उसकी बात कर लेते हैं, और फिर जो है वो फिनॉल के कुछ ऑक्सीडेशन और एक फिनॉल की रिडक्शन की रिएक्शन है, वो हम देख के ESR का जितना भी टॉपिक है या फिनॉल की जितनी भी बेसिक रिएक्शंस है वो सारी हम खत्म कर लेंगे। देखो जी, नेक्स्ट जो पॉइंट है ना वो है भैया प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है भैया जी। देखो एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ध्यान रखना, और इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, काफ़ी बार जो है क्वेश्चन में पूछा भी जाता है इसके बारे में। एक कंपाउंड होता है ये जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, और ये कंपाउंड है, इसको ही क्या बोलेंगे हम, क्यूमीन बोलेंगे। रिएक्शन इसकी जो है वो हम करवाएंगे H2O2 के साथ, ठीक। तो जब H2O2 के साथ क्यूमीन की रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर सबसे पहले बनता है भैया अपने पास क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ये CH3 ये O और ये H, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, इसका जो है वो आपको करवाना है हाइड्रोलाइसिस। तो इसका जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो भैया जी यहाँ से देखो ये इस तरीके से जो है वो हाइड्रोलाइज होगा, ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर। तो हमें दो चीज़ें मिलेगी, एक तो फिनॉल मिलेगा और एक साथ में मिलेगा भैया जी एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो ध्यान में रखना है, डायरेक्टली कई बार जो है पूछ लेता है ना, पूछा हुआ भी है एग्जाम में, और आपके जो टेस्ट वगैरह होते होंगे उनमें भी जो है ये चीज़ पूछी जाएगी, क्योंकि एनसीईआरटी का पॉइंट है। एक जो है वो आपको आप ध्यान में रखना ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। भैया जो फिनॉल होता है ना, तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन अगर हम करवाएं, ठीक है, Na2Cr2O7, या यहाँ पर जो है वो हम काम में ले सकते हैं H2SO4 काम में ले सकते हैं, है ना, या इसकी जगह एयर, ठीक है। तो एक कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पैरा बेंजोक्विनोन, और ये कंपाउंड जो है ना ये होता है भैया पिंक कलर का। तो वैसे तो फिनॉल ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन इसको हम एयर में रखते हैं, हवा में खुला छोड़ते हैं, तो थोड़ा पिंक कलर इसमें आ जाता है। क्या कारण है, ऑक्सीडेशन कारण है, ऑक्सीडेशन हो जाता है फिनॉल का, इस कारण से ऐसा होता है। फिर एक और ध्यान में रखना, ये तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल है, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल का रिडक्शन हम दो तरीके से करवा सकते हैं भैया, दोनों ही रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसका हाइड्रोजनेशन करवाओ, निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजनेशन में तो क्या होता है कि सारे के सारे जितने भी डबल बॉन्ड होंगे ना वो सारे जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये OH, ठीक है। और दूसरा, इसको जिंक डस्ट के साथ हीट करो, ठीक है। यहां जरूर ध्यान में रखना भैया ZNO बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा, बेंजीन, और साथ में ये क्या हो गया, ZNO बाहर हो गया, है ना। ये हमारे पास जो है एक तरीके से दोनों की दोनों रिएक्शन जो क्या है, रिडक्शन की रिएक्शन है, फिनॉल का रिडक्शन हुआ है, ठीक है। अभी देखो जरा कि बेंजीन में भी आपको एक ऑक्सीडेशन का छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना है, और वो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं, देखो अलग अलग रिएजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा,
या यूं कहो कि अलग अलग टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन होगा सेम रिएजेंट की प्रेजेंस में। V2O5 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एक तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप रिएक्शन करवाओ, एक सेम टू सेम V2O5 की प्रेजेंस में आपने 450 या इससे ज्यादा पर जो है वो रिएक्शन करवाई है ना। तो जब रिएक्शन करवाते हो 300 पर, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो बनता है भैया फिनॉल, ठीक है, फिनॉल बनेगा। और ज्यादा टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाओगे तो यहां पर एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। तो भैया जी ये कंपाउंड बनता है, दिस कंपाउंड इज नोन एज मैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये है भैया हमारे पास, देखो जितनी भी बेसिक रिएक्शन थी ESR तो सारी खत्म हो गई। ESR के अलावा भी कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन है वो भी हमने सारी खत्म कर ली। बेंजीन जो है वो पूरा हो गया है, बेंजीन में कोई पॉइंट बाकी नहीं है। अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में जो वो एक पॉइंट बाकी है, डव प्रोसेस, फिनॉल बनाने का मेथड है, वो हम NSR में पढ़ेंगे, है ना। और यहां से जो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम FSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं क्लास जो है वो आपको, पूरी क्लास जो है वो एक तरीके से समझ में आई होगी। फिर भी किसी तरह के कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी। और भैया यहाँ से मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।